पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लोग नहीं टिक पा रहे हैं। पीएम मोदी लगातार देश को विकास की पटरी पर दोहरा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और विपक्ष के लोग सिर्फ वोट चोरी का राग अलाप रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, जिससे घुसपैठियों में खौफ है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग एसआईआर पर भी सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए हैं। लेकिन अब जो बात बाहर आई है, उससे सब कुछ साफ हो गया है कि क्यों एसआईआर जरूरी है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर का ऐलान किए जाने के बाद से बांग्लादेशी घुसपैठियों में दहशत मची हुई है। अब ये घुसपैठिए देश छोड़कर भागने की फिराक में है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की नजरों से ये बच नहीं पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट सीमा क्षेत्र से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे 48 बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएसएफ के एक जवान ने बताया है कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा के बाद से ये घुसपैठिए भारत छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि एसआईआर की घोषणा के बाद हिरासत में लिए जाने या निर्वासित किए जाने के डर से ये घुसपैठिए अपने देश वापस लौटने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी ने जानकारी दी है कि रविवार को बीएसएफ ने 33 बांग्लादेशियों को पकड़ा था और उन्हें पुलिस को सौंप दिया। वहीं इससे पहले शनिवार को देर रात 15 अन्य बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में घरेलू सहायकों व दिहाड़ी मजदूरों के तौर पर काम कर रहे थे। ऐसे में पिछले 3 दिनों में 89 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। दर्शकों, विपक्ष के लोग चुनाव आयोग और एसआईआर पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं उससे साफ है कि एसआईआर जरूरी है। ऐसे में आप दर्शक अगर एसआईआर के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस एसआईआर जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता एसआईआर के समर्थन में है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्ष के लोग चौतरफा घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी और विपक्ष के लोग पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे, लेकिन पीएम मोदी ने सोमवार को दिल्ली के भारत मंडपम में उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस दौरान देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम फंड लॉन्च किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने सम्मेलन में मौजूद लोगों से कहा कि दुनिया में सफल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के पास है। उन्होंने कहा कि भारत एथिकल और ह्यूमन सेंटर एआई के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अब केवल टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं रह गया है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से परिवर्तन का अगुवा बन गया है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी ने सहरसा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने मंच से कहा कि एनडीए की पहचान विकास से है, जबकि आरजेडी कांग्रेस की पहचान विनाश से है। पीएम मोदी ने इससे जुड़ी बातें भी साझा की है। पीएम मोदी ने कहा है कि कोसी महासेतु प्रोजेक्ट की शुरुआत 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने किया। 2004 में आरजेडी के समर्थन वाली दिल्ली में मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी। 2005 में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। बिहार के लोगों ने आरजेडी को साफ कर दिया। ऐसे में बिहार के लोगों से इतना गुस्सा किया कि बिहार के लोगों को बर्बाद करने में जुट गए। पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली में सरकार इनके समर्थन की थी। इन्होंने मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बगल में बैठकर इन्होंने बिहार की भलाई के प्रोजेक्ट पर ताला लगवा दिए, पैसा रोक दिया। आरजेडी कांग्रेस ने कोसी महासेतु को लटका दिया, बिहार के लोगों को अपनी हार की सजा दी। इसके अलावा पीएम मोदी ने एक दूसरे रैली में कांग्रेस और आरजेडी को उनके पोस्टरों में लालू यादव की छोटी तस्वीर लगाए जाने पर भी निशाना बनाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि वो चाहती है कि आरजेडी चुनाव हार जाए और वो बाद में उसके वोटों पर कब्जा कर ले। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 14 से 18 वर्ष के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए साफ कहा कि इस तरह के फैसले नीतिगत मसले हैं, जिन पर निर्णय लेना सरकार का अधिकार क्षेत्र है, न्यायपालिका का नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि आप जानते हैं नेपाल में जब इस तरह का प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी तब क्या हुआ था। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, धन्यवाद, हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि कोविड-19 महामारी के बाद बच्चे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया के आदी हो गए हैं।
जिससे उनकी मानसिक स्थिति और पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चीन और अरब देशों में नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन भारत में ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य को लेकर विवादित टिप्पणी की है। उदित राज ने कहा है कि वे आंख के अंधे तो हैं ही, अकल के भी अंधे हो गए। उदित राज ने कथावाचक पर संविधान के अपमान का आरोप लगाया और हिंदू धर्म पर टिप्पणियां की। दर्शकों, कांग्रेस के लोग सिर्फ हिंदुत्व और हिंदुओं के गुरुओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या वो किसी दूसरे धर्म और उनके गुरुओं के बारे में बोल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। दर्शकों, दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। बीजेपी लगातार जनता के हित में काम कर रही है, लगातार दिल्ली वालों के हित में फैसले ले रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। शीर्ष पहल 2.0 को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सफाई दी है और उसे गेस्ट हाउस बताया है। वहीं सीएम मान के बयान को एक्स पर शेयर कर आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि बीजेपी का नाम भारतीय झूठा पार्टी है, इसका काम दिन रात झूठ फैलाना है। ऐसे झूठों और मक्कारों से देश को सावधान रहना होगा। जो नकली घाट बना सकते हैं, उनको नकली कोठी बनाने में कितना समय लगेगा? वहीं अब दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली की पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर बड़े घोटाले हुए थे। साथ ही उन्होंने केजरीवाल की पार्टी पर आरोप लगाया कि ये क्लिनिक हाल के महीनों में बंद होने की असली वजह छुपाकर झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक जो या तो सड़क किनारे पार्टी के केबिन में या आप वॉलंटियर से बहुत ज्यादा किराए पर लिए गए कमरों में खोले गए थे, वे सिर्फ आधे दिन के ओपीडी सेंटर के तौर पर काम करते थे, जिसे केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार का जरिया बनाया था। वीरेंद्र सचदेवा ने बताया है कि इनमें से ज्यादातर क्लिनिक में डॉक्टर भी नहीं थे, इन्हें कंपाउंडर चला रहे थे और इनमें किसी भी तरह की डायग्नोस्टिक सुविधाएं नहीं थी। दरअसल हाल ही में दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि बीजेपी सरकार ने शहर में 170 और मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि इस फैसले से राजधानी के हेल्थ केयर नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका लगा है, लेकिन बीजेपी ने अब पलटवार कर केजरीवाल एंड कंपनी पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली के लोगों ने बार बार देखा है कि ये मोहल्ला क्लिनिक कैसे धोखाधड़ी के सेंटर बन गए हैं। इसमें एक ही फोन नंबर से कई मरीज को रजिस्टर करना और फर्जी डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम पर पैसे का गबन करना शामिल है। उन्होंने कहा कि इन क्लिनिकों में अपॉइंट किए गए ज्यादातर स्टाफ को हेल्थ केयर सर्विस के लिए ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। उनकी नियुक्तियां किसी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं की गई और उनमें से लगभग सभी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान जब दिल्ली के लोगों को लोकल लेवल पर मेडिकल ट्रीटमेंट और डॉक्टरों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केजरीवाल ने इन मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज के बयानों में दिख रही निराशा और पाखंड को साफ साफ देख सकते हैं, जो पिछले कुछ महीनों से इन क्लिनिकों को बंद होने के बाद झूठ फैला रहे हैं। सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार के इन सेंटर्स को हटाकर रेखा गुप्ता की सरकार अब सरकारी जगहों पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोल रही है, जो पूरी बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग सुविधाओं, डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ से लैस है, जिससे दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम सच में मजबूत हो रहा है और लोगों को सही सर्विस मिल रही है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ आरोप लगाते हैं, लेकिन काम के नाम पर अगर कुछ किया होता तो दिल्ली में केजरीवाल खुद अपनी सीट नहीं गंवा पाते। दर्शकों, बिहार चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां वोटिंग से पहले अपने वोटरों को साधने में लगी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के आरोपों का खंडन किया है। दरअसल पीएम मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल की कांग्रेस पर तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित करने का दबाव डालने का आरोप लगाया था। कांग्रेस नेता खड़गे ने पीएम मोदी के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पीएम मोदी की टिप्पणी हास्यास्पद है, उनके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है, वो जो कह रहे हैं वो झूठ है। कोई किसी को बंदूक की नोक पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं कहेगा। उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका ऐसा बातें कहना हास्यास्पद है। ये उनके स्तर को दर्शाता है, वो उस स्तर को दरकिनार कर रहे हैं जिस पर एक प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए।
और बिहार में चुनावी भाषण दे रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भोजपुर में एक रैली में कहा था कि नामांकन दाखिल करने से ठीक एक दिन पहले बंद दरवाजों के पीछे गुंडागर्दी चल रही थी। राजद ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा रखकर अपनी सीट सुरक्षित कर ली। उन्होंने जंगल राज की पाठशाला में सबक सीखा है। ऐसे तत्व बिहार का कभी भला नहीं कर सकते। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा था कि गठबंधन के सहयोगी दल बटे हुए हैं और चुनाव के बाद एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे। वहीं कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि पहले के प्रधानमंत्री इस देश में एम्स, आईआईटी, इसरो, बार्क बनाते थे, हरित क्रांति का उद्घोष करते थे, जय जवान जय किसान का नारा देते थे, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते थे, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते थे, भारत को परमाणु शक्ति बनाते थे, आईटी टेलीकॉम की क्रांति लाते थे, युवाओं को शक्ति देते थे, ग्लोबलाइजेशन से दुनिया के साथ भारत को जोड़ते थे, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार देते थे। आज नरेंद्र मोदी कनपट्टी पर कट्टा रखना बतिया रहे हैं। ये गिरावट सिर्फ प्रधानमंत्री पद की नहीं, मेरे देश की है। कभी नहीं सोचा था मेरे देश के प्रधानमंत्री गली के लुच्चों की अपराधी भाषा बोलेंगे। कहां ले आए हैं इस देश को मोदी जी। और ज्ञान देने वाले मीडिया के चरण चुंबकों, आज भाषा की मर्यादा पर 2 शब्द नहीं फूटेंगे मुंह से। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी के प्रहार से कांग्रेस तिलमिला गई है। दर्शकों, सुप्रिया श्रीनेत को यह भी बताना चाहिए कि पहले जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता के तौर पर विदेश जाते थे तो भारत का गुणगान करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी विदेश जाकर भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं और निशाना साधते हैं। विदेश जाकर राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे भारत में लोकतंत्र है ही नहीं और भारत में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन अब पीएम मोदी सीएम पद को लेकर निशाना साध रहे हैं तो कांग्रेस के लोग तिलमिला गए हैं। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और राहुल ने आरजेडी के सामने सरेंडर क्यों किया। राहुल गांधी को सिर्फ मोदी सरकार पर निशाना साधने से मतलब है, हार के बाद उन पर सवाल न उठे, इसलिए अब उन्होंने वोट चोरी का नया मुद्दा ढूंढ निकाला है। और अब बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने वोट चोरी का राग अलापा है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि अगर वाकई वोट चोरी को लेकर उनके पास कोई सबूत है तो वो कोर्ट क्यों नहीं जा रही हैं। उनके पास जो सबूत है उसे उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पेश करना चाहिए। वैसे भी विपक्ष के पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और प्रशांत भूषण जैसे वरिष्ठ वकील हैं जो हर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजर आते हैं। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे पर ये लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर देश के लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी चुनौती दी है कि राहुल गांधी के पास वोट चोरी को लेकर कोई सबूत है तो कोर्ट जाएं। दर्शकों, कांग्रेस की कलह लगातार बढ़ती जा रही है। चुनाव के दौरान राहुल गांधी दलितों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता ने इस्तीफा देकर पार्टी की पोल खोल दी है। दरअसल हरियाणा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका देते हुए वरिष्ठ नेता और 6 बार विधायक रहे प्रोफेसर संपत सिंह ने पार्टी छोड़ दी है, जिससे पार्टी के राजनेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री संपत सिंह ने कहा है कि उन्हें हरियाणा के लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने की कांग्रेस की क्षमता पर से विश्वास उठ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में संपत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिए बिना उन पर परोक्ष हमला किया और पार्टी के राजनेतृत्व पर राष्ट्रीय पार्टी को एक क्षेत्रीय पारिवारिक उद्यम में बदलने का आरोप लगाया। वहीं 2020 में राज्यसभा के लिए किसी योग्य अनुसूचित या पिछड़ी जाति के सदस्य के बजाय नेता के बेटे के नामांकन का जिक्र करते हुए संपत सिंह ने लिखा है कि ये पार्टी मशीनरी पर कुछ चुनिंदा लोगों के कब्जे को दर्शाता है। उनकी टिप्पणी स्पष्ट रूप से दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा करती थी, जिन्हें रोहतक से 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद राज्यसभा के लिए नामित किया गया था। इसके अलावा संपत सिंह ने हरियाणा कांग्रेस में टिकट चोरी और चुनाव चोरी का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि योग्य उम्मीदवारों को नजरअंदाज किया गया, जबकि धनबल वालों को टिकट दिए गए। राज्य नेतृत्व के करीबी सहयोगियों ने कांग्रेस की हार सुनिश्चित करने के लिए अपने वफादारों को स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा। दर्शकों, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपत सिंह ने इस्तीफा देकर बता दिया है चुनाव चोरी हो रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस पर पार्टी के ही वरिष्ठ नेता संपत सिंह, जो 6 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस में टिकट चोरी और चुनाव चोरी हो रही है। दर्शकों, बिहार में भी कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी के स्टेट नेतृत्व पर पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप लगाए थे। ऐसे में राहुल गांधी जो वोट चोरी का आरोप लगाते रहते हैं, अब वो कुछ बोलने लायक नहीं रह गए हैं। वहीं पूर्व मंत्री संपत सिंह ने कई प्रमुख नेताओं के नाम भी लिए,
जिन्होंने उनके अनुसार इसी तरह मोह भंग होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके अलावा कुमारी शैलजा को दरकिनार करने का राज्य नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए संपत सिंह ने लिखा है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से व्यवस्थित रूप से रोका गया और राज्य नेतृत्व के आग्रह पर 2022 में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 बार सांसद और पार्टी की सबसे बड़ी दलित नेता शैलजा को हाशिए पर रखकर कांग्रेस ने दलित मतदाताओं को अलग थलग कर दिया, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी का बहिष्कार किया। दर्शकों, कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया सुनीत पीएम मोदी की अडानी के साथ तस्वीर शेयर करते हैं और राहुल गांधी की तस्वीर आम लोगों के साथ शेयर कर दिखाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी को आम लोगों की चिंता है। लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता ही इस्तीफा देकर खुलासा कर रहे हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। ऐसे में इस खुलासे के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें